वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हमें एनसीईआरटी भूगोल के क्लास 7 चैप्टर 3 को देखना है, हमारी बदलती पृथ्वी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी बदलती पृथ्वी। स्थलमंडल। दरअसल जो स्थलमंडल प्लेट होता है वह कई प्लेटों में बटा हुआ है। यानी जो हम जहाँ पर निवास कर रहे हैं वह कई सारे प्लेटों में विभाजित है। और ये क्यों विभाजित है? दरअसल यह मैग्मा के कारण हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए तस्वीरें, यहाँ पे यह क्या है? मैग्मा की। आपने चैप्टर 2 7 के जो क्लास है उसमें चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था अर्थ के लेयर के बारे में। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो हमने जो 3 लेयर पढ़ा था, तो सेकंड वाला जो लेयर है वो क्या है? ये मेंटल। इसमें क्या होता है? मैग्मा का निर्माण होता है। और इसी मैग्मा के निर्माण के कारण यहाँ पर प्लेटों में गति होती है, क्योंकि ये जो मैग्मा है दरअसल ये जो संवहनीय धारा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो चलती है, उस कारण से यहाँ पर गति उत्पन्न होती है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इस तरफ से गति हो रही है और एक इस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज गति। तो इसमें जो प्लेट होते हैं वह भी इसके साथ घूमते हैं। तो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप से घूमता रहता है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता रहता है। और इसी कारण से आप यहाँ पर तस्वीरें देखिए, यहाँ पर प्लेटों का निर्माण हुआ है। आप इस तस्वीर में यहाँ पे देखिए, ये कन्वेंशनल वेव है यहाँ पे पृथ्वी के अंदर जो मेंटल में चलते हैं। अब ये जो है मैग्मा, मान लीजिए ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसके बाद ये इस प्रकार से, और इधर से ये एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर 2 प्लेट जो है, एक इस तरफ हो जाएगा, एक इस तरफ। तो यहाँ पर बीच में जो स्थल है वो इसमें दरार उत्पन्न हो जाएगी, और ये दरार उत्पन्न होगी तो यहाँ पर जो मैग्मा है उसको एक मौका मिल जाएगा यहाँ से निकलने का, और यहाँ वो ज्वालामुखी निकल जाएगी यहाँ पर। तो अगर बात की मतलब मान लीजिए अगर ये ज्वालामुखी समुद्र के बीच में निकलती है, इस प्रकार की दरार उत्पन्न होती है, तो वहाँ पे क्या निर्माण होता है? वहाँ पर द्वीपों का निर्माण होता है। वहीं अगर ये स्थल भाग पे उत्पन्न होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि चट्टानों का निर्माण होता है और एक नई भूमि बनती है। तो एक प्रकार से तो विनाश हो रहा है, दूसरे प्रकार से यहाँ पर एक प्रकार का निर्माण भी हो रहा है। तो आप समझ गए। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे इस तस्वीर में, तो मान लीजिए यहाँ से और इधर से तो दोनों टकरा रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों प्लेट एक दूसरे में छेपित होती है, और यहाँ पर जो प्लेट हल्का होता है वो ऊपर की ओर उठता है और यहाँ पर्वत का निर्माण होता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो प्रमुख प्लेट है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नाजका प्लेट, कोकोस प्लेट। यहाँ पर इस पर प्रश्न पूछा जा चुका है नाजका और कोकोस के पास। तो कोकोस कहाँ पे है? इन नॉर्थ और साउथ अमेरिकन के बीच में है। यहीं पे कैरेबियन प्लेट है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा भारत है वो कौन से प्लेट में है? ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ऊपर जो है यूरेशियाई प्लेट है। आपने देखा होगा जो भूकंप आता है, तो मान लीजिए ये जो प्लेट है, यहाँ पे आपने देखा है कि ज्वालामुखी जो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वाधिक ज्वालामुखी आती है ना? क्यों आती है? समझ गए? क्योंकि ये जो प्लेट है एक दूसरे के अंदर छेपित होती है, टकराती है। उसी प्रकार से हिमालय क्षेत्र और ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में ज़्यादा भूकंप आता है। और 2000 में जो यहाँ पर भूज का भूकंप आया था यहाँ पर, इसी कारण से, क्योंकि देखिए ईरानियन प्लेट यहाँ पर है और हमारा जो है भारतीय प्लेट यहाँ पर। तो यहाँ पर टकराहट होगी जब भी भूकंप आएंगे। उसी प्रकार से आपने देखा हो कि दक्षिण भारत के क्षेत्र में ज़्यादा भूकंप नहीं आता। हालांकि एक लोनार जो है वो एक्सेप्शनल है। ऐसा इसलिए कि ये जो प्लेट है कहीं टकराने वाला, यहाँ तो टकरा रहा है, यहाँ तो टकरा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये टकराने वाला एरिया नहीं है, जिस कारण से यहाँ पर भूकंप काफ़ी कम आ जाते हैं। जबकि नॉर्थ ईस्ट में आप देखते हो कि सर्वाधिक भूकंप यहीं पे आते हैं। जैसे कि हाल ही में यहाँ पे असम में आया था भूकंप, आया था ना? नेपाल वाला क्षेत्र में, भूटान वाले क्षेत्र में यहाँ पर ये भूकंप आते रहते हैं। उसी प्रकार से जो प्लेट है अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए साउथ अमेरिकन और अफ्रीकन प्लेट, ये दोनों टकराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि भूकंप आएंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखिए ये जो प्लेट है इस प्रकार से एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है। तो यहाँ पे आपने देखा हो कई सारे द्वीप हैं, है ना? क्योंकि जब यहाँ इस तरफ जाते हैं, इस तरफ दूसरा प्लेट जाता है, तो यहाँ ज्वालामुखी का निर्माण होता है और वो ठंडा होकर के द्वीप बनाते हैं। तो आप समझ गए प्लेट के बारे में। पृथ्वी की जो गति है उसको 2 बलों के द्वारा बताया जा सकता है। तो पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण यह गतियाँ उत्पन्न होती है। पहला है अंतर्जनित बल, यानी कि पृथ्वी के अंदर होने वाले बल, और दूसरा है बहिर्जनित बल, यानी एक्सोजेनिक। ये जो पृथ्वी की गति है इसमें 2 बल, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। देखिए अंतर्जनित बल में 2 अपमान यहाँ पे, एक है आकस्मिक बल। इसमें क्या होता है कि प्लेट में संचलन कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं, ज्वालामुखी, यहाँ तक कि भूस्खलन भी होते हैं। तो ये सब जो कार्य होते हैं
किसके कारण? अंतर्जनित बल के कारण। और प्लेट विरूपण के कारण, मान लीजिए प्लेट एक दूसरे में छेपित हो रहे हैं तो वहाँ पर पर्वत निर्माण होते हैं, तो इस कारण से यह भी क्या है? आंतरिक बल के कारण। दूसरा जो पृथ्वी की गतियाँ हैं वो बहिर्जय, यानी कि पृथ्वी के ऊपर होने वाली गतियाँ। इसमें जैसे कि अपर्दन और निक्षेपण, जैसे कि नदी, वायु, जल, समुद्र तरंग, हिमनद द्वारा जो किए जाते हैं कार्य। मान लीजिए ये कोई चट्टान है यहाँ पर और यहाँ से नदी बह रही है। अगर यहाँ से नदी बहेगी तो इसके कुछ ना कुछ एरिया को काटेगी, है ना। तो ये क्या हुआ? नदी तो समुद्र ये धरती के ऊपर है ना कि धरती के नीचे, तो यह क्या है? बहिर्जनित बल। इसी प्रकार से पवन के द्वारा भी कई सारे कार्य किया जाता है, जिससे हम अभी आगे देखेंगे, और समुद्री तरंग और हिमनद के द्वारा भी कार्य किए जाते हैं। यहाँ पे एक है ज्वालामुखी। अभी आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ज्वालामुखी दरअसल आपने जो प्लेट देखा, मान लीजिए ये प्लेट है, तो यहाँ पर एक खुला हुआ छिद्र होता है। तो ज्वालामुखी दरअसल एक खुला हुआ छिद्र को ही कहते हैं, यानी कि भूपर्पटी पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र जिससे पिघला हुआ पदार्थ, यानी कि ये जो हमारा मैग्मा है, ये निकलता हो, तो क्या है? ज्वालामुखी। लेकिन अगर ज्वालामुखी क्रिया की बात करें तो उसमें सारे आ जाएंगे, यानी कि मैग्मा, ज्वालामुखी, इसके अलावा जो भी निर्माण होते हैं उनको इसमें शामिल करते हैं, किसमें? ज्वालामुखी क्रिया में। लेकिन ज्वालामुखी सिर्फ एक छिद्र को बोलते हैं। तो आप समझ गए ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया में क्या अंतर होता है। इसे हम क्लास 11th में जब पढ़ेंगे तो उसे और भी डिटेल से देखेंगे। फिलहाल फिर इसे देखिए ज्वालामुखी के बारे में। ये मैग्मा है, मैग्मा की भट्टी यहाँ पे होती है, यहाँ पर। और इस प्रकार से जब ये जो प्लेट है एक दूसरे से अलग होती है तो यहाँ पर एक दरार बनती है, और दरार बनने के बाद ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है, और यहाँ पर ज्वालामुखी के कारण कई सारे द्वीपों का भी निर्माण होता है। मान लीजिए समुद्र में हो रहे हैं, तो आप समझ गए यहाँ पे। नेक्स्ट है भूकंप के कारण। ये जो भूकंप है यह भी प्लेट संचलन के कारण ही होता है। जैसा ज्वालामुखी हुआ, तो ज्वालामुखी जहाँ पे होता है वहाँ पे भूकंप भी उत्पन्न होते हैं। तो स्थलमंडल प्लेट के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, यानी कि स्थलमंडल जो है वो प्लेट की गति करती है। यानी कि आपने समझ लिया कि गति कैसे करती है ये प्लेट, और ये प्लेट क्यों गति करती है? संवहनीय धाराओं के कारण करती है ना। तो इस गति के कारण पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न होता है, और इसे हम क्या कहते हैं? भूकंप। यानी कि पृथ्वी पर जो कंपन उत्पन्न होता है पृथ्वी के अंतर्जनित बलों के कारण, तो उसे कहते हैं हम भूकंप। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन शुरू होता है, यानी कि जहाँ पे कंपन शुरू हुआ, उसे हम कहते हैं उद्गम केंद्र। ये देखिए, मान लीजिए ये यहाँ पे कंपन शुरू हुआ, प्लेटों के बीच में मान लीजिए फॉल्ट है, तो यहाँ पर क्या हुआ? उद्गम शुरू हुआ, तो इसे कहते हैं हम उद्गम केंद्र या फिर फोकस, हाइपोसेंटर भी आप इसे बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ तो उद्गम हुआ, लेकिन जहाँ पर सबसे पहले महसूस हुआ, मान लीजिए ये क्षेत्र है नेपाल का या फिर असम का, यहाँ पर सबसे पहले महसूस हुआ, ये धरती के अंदर है और ये सतह जहाँ पे हम लोग निवास कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे महसूस होगा सबसे पहले, उसे हम कहते हैं एपिसेंटर। यानी उद्गम केंद्र के भू सतह पर निकटतम स्थान को अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। यानी सबसे पहले जहाँ महसूस हुआ उसे हम कहेंगे एपिसेंटर। एपिसेंटर से बाहर कंपन की ओर तरंग के रूप में गमन करती है। अब यहाँ से क्या होता है कि इस प्रकार से बढ़ते चली जाती है। हालांकि इसकी जो तीव्रता है यहाँ पर सर्वाधिक होगी, लेकिन धीरे धीरे यह कम होते जाती है, और सबसे ज़्यादा नुकसान भी यहीं पे होगा, उसके बाद धीरे धीरे ये कम होते चली जाती है। यानी कि अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, और दूरी घटने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता कम होती है एवं नुकसान भी कम होता है। मान लीजिए यहाँ पर जो है 6.8 का भूकंप आया, तो जरूरी नहीं कि 6.8 यहाँ महसूस किया है, तो यहाँ भी मान लीजिए ये बंगाल हो गया, तो यहाँ पर 6.8 नहीं होगा बल्कि 4.2 पॉइंट कुछ हो जाएंगे, क्योंकि ये कम होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पृथ्वी है उसका जो आपने पढ़ा है कि जो लेयर है कई प्रकार के हैं, तो उसमें विभिन्न जो लेयर है उसमें इसकी गति कम हो जाती है। अभी आप जब 11th में जाएंगे, मतलब मैं जब 11th का पढ़ाऊँगा, तो उसमें आप जानेंगे इसके लेयर के बारे में, क्यों इसकी गतियाँ कम हो जाती है। इसके अलावा भूकंप के कुछ शैडो भी होते हैं, उसके बारे में बतलाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही फोकस यहाँ पे है, ये एपिसेंटर जहाँ पे इस प्रकार से तरंग बढ़ती है। बात करें भूकंप की भविष्यवाणी की, तो इसे भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसके प्रभाव को हम कम जरूर कर सकते हैं। इसलिए तो आपदा प्रबंधन विभाग बनाया गया है ना। इसकी संभावना हालांकि जताई जा सकती है, जैसे कि कई बार होता है कि जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है जब भूकंप आता है, तो
दूसरा, तालाब में मछलियाँ जो होती है उनमें घबराहट होता है और वो ऊपर आने लगती है। इसी प्रकार से सांपों का जो धरातल ये सांप होते हैं वो भी धरातल के ऊपर आने लगते हैं। तो ये कुछ है संभावना, इससे हम जता सकते हैं कि हाँ यहाँ भूकंप आने वाला है। भूकंप का जो मापन है वह एक यंत्र के द्वारा किया जाता है जिसे हम भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है सिस्मोग्राफ। लेकिन ये जो है ये तो मशीन हुआ यानी कि यंत्र, लेकिन ये जो स्केल यानी कि जिस पर ये बताएगा कि इतना भूकंप आया था 6.5 पॉइंट जो भी है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिक्टर स्केल। यानी कि मान लीजिए आपको बुखार है, तो बुखार जो है वो आपको 100 डिग्री सेल्सियस है एग्जाम्पल के लिए, तो आप ये नहीं बोलेगा ना कि भूकंप ये जो है हमारा बुखार 100 डिग्री सेल्सियस, नापेंगे किससे हम? वो थर्मामीटर से। तो उसी प्रकार से ये क्या है? एक प्रकार से थर्मामीटर है जो कि यंत्र है, यानी कि सिस्मोग्राफ एक प्रकार से यंत्र है जिस प्रकार से थर्मामीटर होता है। और रिक्टर स्केल क्या होता है? वह बताता है कि ये जो है भूकंप यहाँ पर इतना आया। जैसे कि हमारा जो थर्मामीटर है वो बताता है कि आपका जो तापमान है शरीर का इतना है। तो आप समझ गए रिक्टर और सिस्मोग्राफ में अंतर। ये जो रिक्टर स्केल है दरअसल यह 1 से 10 के बीच में कार्य करता है। हालांकि ये जो भूकंप है जरूरी नहीं कि जो 10 का स्केल है उसी में आए, 10 से ऊपर भी भूकंप आ सकते हैं, लेकिन एक बड़ा पैमाना है, अगर 10 आए तो काफ़ी भयानक भूकंप आएंगे। तो आप समझ गए सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल में अंतर। सिस्मोग्राफ क्या है? एक यंत्र है, और स्केल क्या है? रिक्टर। अब बात करते हैं मुख्य स्थलाकृतियों के बारे में। ये जो स्थलाकृतियाँ हैं दरअसल अपक्षय एवं अपर्दन जो होते हैं उसके कारण से बनते हैं। यानी कि अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो क्रियाओं द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। जो पृथ्वी की सतह है उस पर चट्टानों के टूटने से अपक्षय क्रिया होती है। यानी कि मान लीजिए चट्टान है वह समय से टूट गई है ना, 20 साल 50 साल 100 साल में वो टूट गई थी, उसे हम कहते हैं अपक्षय। लेकिन अगर जल, पवन या हिम जैसे विभिन्न घटकों के कारण अगर टूट फूट होती है तो उसे हम कहते हैं अपर्दन। यानी कि ये तो अपने कमजोरी के कारण टूट गई, लेकिन अगर ये किसी कारण से जैसे कि पवन से, जल से या हिम से आदि से टूटती है तो उसे हम कहेंगे अपर्दन। तीसरा है निक्षेपण। दरअसल मान लीजिए यहाँ पर टूट गई, टूट फूट होने के बाद फिर से जल, पवन और हिम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा करके कहीं और उसे स्थापित कर जाता है, निक्षेपित कर जाता है, तो उसे हम कहते हैं निक्षेपण क्रिया। यानी कि अपर्दन एवं निक्षेपण से यह प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, जैसे नदी का कार्य। ये जो नदी है, नदी जो है दृश्य भूमि लगातार बनाती है, यानी कि जो हमारा स्थल है उस पर लगातार परिवर्तन करते रहती है। उदाहरण के लिए नदी जल से दृश्य भूमि अपर्दन होता है। जब नदी खड़े ढाल से अत्यधिक कठोर, यहाँ पे देखिए, ढाल से नीचे गिरती है तो वहाँ पर क्या बनता है? जलप्रपात। जैसे कि विश्व में सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ? वेनेजुएला। और नाम क्या है? एंजल जलप्रपात। यानी कि दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन? एंजल जलप्रपात, जो कि विश्व का भी सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसी प्रकार से यूएसए और कनाडा के सीमा पर एक और जलप्रपात है नियाग्रा जलप्रपात, और जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात है। हालांकि विक्टोरिया लेक अलग है। इसके बाद बात करें तो जब नदी, आपने देखा कि अभी वो ढालों से नीचे गिरती है तो क्या बनता है? जलप्रपात। लेकिन जब वो मैदानों में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग बनाने लगती है, और इस मोड़दार मार्ग बनने के कारण ये जो मोड़दार होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? ये विसर्प। यानी कि इस प्रकार से जो मुड़ रही है इसे विसर्प, क्योंकि सांपों की गति इस प्रकार से होती है ना, इस प्रकार से, और अंत में डेल्टा। समय के साथ जो विसर्प है नदी से कट जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है इस प्रकार से आ रही थी, अब मान लीजिए ये है इस प्रकार से यहाँ पहले बहती थी, लेकिन समय बाद इस तरह से बहते बहते यहाँ पर इसे छोड़ करके ये यहाँ पर बहने लगती है। तो ये जो बीच का क्षेत्र होता है ये एक प्रकार से छूट जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? यानी कि ये जो है, जो कि पहले नदी का भाग हुआ करता था, अब वो इससे छूट चुका है, तो इसे हम कहते हैं चाप झील या ऑक्सबॉ लेक, है ना। ये इससे छूट गया क्योंकि ये पहले इसी का भाग था, लेकिन नदी में गति के कारण ये यहाँ पर छूट जाता है। इसी प्रकार से नदी जब अपने तट से बाहर बहने लगती है तो कई क्षेत्रों में बाढ़ उत्पन्न हो जाता है, लेकिन ये जो पानी निकल जाते हैं तो बाढ़
ये जो है एक प्रकार से मैदान का भी निर्माण करता है, और ये जो मैदान होता है काफ़ी उपजाऊ होता है, यानी कि बाढ़कृत मैदान जो काफ़ी उपजाऊ होते हैं। तो आप समझ गए ऑक्सफोर्ड लेक के बारे में, विसर्प क्या होता है। और समुद्र तक जाते जाते नदी का जो प्रवाह है धीमा हो जाता है और वह अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वितरिका। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से वितरिका, जैसे मान ली इधर से नदी इस प्रकार से धीमी हो जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करने लगती है और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है ना। इस प्रकार से मान लीजिए ये वितरिका आई, यहाँ अपने मुहाना, इसी प्रकार से ये, और अपने मुहानों पर अवसादों को जमा करके क्या करती है, निर्माण, डेल्टा का निर्माण करती है इस प्रकार से। तो ये क्या है, ये डेल्टा बन जाता है क्योंकि ये मलबों से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हमने पढ़ा अभी नदी के बारे में, अब है समुद्र तरंग के बारे में। तो चलिए, समुद्र के जो तरंग है उससे भी कई प्रकार के निर्माण होते हैं स्थलों पे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, समुद्र गुफा। ये मान लीजिए कि ये समुद्र तरंग है, वो बरसों टकरा रहे चट्टानों से। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक प्रकार से गुफा का निर्माण होता है, यानी कि समुद्र तरंग लगातार जब तट से टकराती है तो उसमें दरार विकसित होता है जो समय के साथ बड़ी हो जाती है और जिसे हम कहते हैं समुद्री गुफा। बाद में क्या होता है कि ये जो गुफा है और भी समय बाद वो टूटने लगते हैं और ये जो जल है एक दूसरे के आर पार होने लगते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्या, तटीय मेहराब। ये हुआ आपका, आप देखिए यहाँ पे यह है मेहराब, और कुछ समय बाद होता है क्या, ये भी टूट जाते हैं तो बन जाते हैं इस प्रकार से। इसे हम कहते हैं स्टैक। और कई बार आपने देखा होगा समुद्री जल के ऊपर कई सैले तट मतलब दिख रहे होंगे ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे, तो उसे हम कहते हैं समुद्र भृगु। नेक्स्ट है पवन के कार्य, जो कि रेगिस्तानों में अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। पवन चट्टानों के ऊपरी भाग की अपेक्षा हमेशा निचले भाग को आसानी से काटता है, यानी कि मान लीजिए चट्टान है तो उसके निचले भाग को एक काटता है, जिस कारण से इस प्रकार से निर्माण होती है और छत्रक जैसा निर्माण हो जाता है। और यह देखिए छत्रक सैल का निर्माण होता है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत जो होते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बालू टीबा, यानी कि जहाँ पर रेत ढेर सारे उड़ करके गिर गए वहाँ पर छोटी पहाड़ी ऐसी बन जाती है, उसे बालू टीबा कहते हैं। और जब बालू महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको अत्यधिक दूर उठाकर ले जाती है, और ये जब बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो उसे हम लोयस मैदान कहते हैं। ये तो हुआ बालू टीबा, जो कि बालों का क्या होता है, एक पर्वत होता है, लेकिन ये मैदान होते हैं लोयस, यानी कि छोटे छोटे कण के एक मैदान होते हैं। अपने रेगिस्तान क्षेत्र में देखा होगा, जैसे आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये छत्रक है और ये है बालू, मान लीजिए ये बालू टीबा है और ये है मैदान, कौन सा, लोयस का मैदान। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।